नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो प्रकृति और ब्रह्मांड के, आप कह सकते हैं, सबसे हैरान करने वाले रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, आसमान में वो नाचती हुई रंगीन रोशनियां या फिर अंतरिक्ष के वो अंधेरे कोने जहां रोशनी भी गायब हो जाती है। इन सब के पीछे का विज्ञान क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे आज। हमारा मकसद है कि इन जटिल विषयों को थोड़ा आसान बनाया जाए और देखें कि इन स्रोतों से क्या खास जानकारी निकलती है। बिल्कुल। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों में जो तथ्य दिए गए हैं उनको खंगालेंगे, उनके पीछे के क्यों और कैसे उसको समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अद्भुत घटनाएं हैं हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हर रहस्य को उसके सही वैज्ञानिक संदर्भ में रखें और समझें। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद सबसे जादुई लगती है, ऑरोरा। हाँ, ऑरोरा। आसमान में वो हरे, नीले, कभी-कभी लाल रंग के पर्दे से लहराते दिखते हैं, खासकर ध्रुवों के पास। तस्वीरें तो कमाल की होती हैं इनकी, पर ये रोशनी आती कहाँ से है? क्या ये वाकई कोई जादू है या यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये खूबसूरती जो है ना, ये असल में हमारे सूरज और हमारी पृथ्वी के बीच एक जबरदस्त टकराव का नतीजा है। टकराव? हाँ, सूरज लगातार गर्म आवेशित कणों की, मतलब चार्ज पार्टिकल्स की एक तेज धारा छोड़ता है। इसे सौर पवन या सोलर विंड कहते हैं। अच्छा, ये कण लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आते हैं। बाप रे! तो हम पर लगातार सूरज से ये कण आ रहे हैं? एक तरह से हाँ, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यहीं पर पृथ्वी का अपना एक बचाव तंत्र काम आता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये एक अदृश्य कवच की तरह है जो इन खतरनाक कणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है और उन्हें ध्रुवों की तरफ मोड़ देता है, पोल्स की तरफ। अच्छा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र एक तरह का बॉडीगार्ड हुआ। बिल्कुल, हाँ। फिर ये रोशनी कैसे पैदा होती है अगर कण मुड़ जाते हैं तो होता क्या है, जब ये तेज रफ्तार वाले कण ध्रुवों के पास पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वो वहां मौजूद गैसों से टकराते हैं, मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु। इस टक्कर से गैस के अणु ऊर्जा से भर जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और फिर उस अतिरिक्त ऊर्जा को रोशनी के रूप में छोड़ते हैं। ओह! ऑक्सीजन आमतौर पर हरा और कभी-कभी लाल रंग छोड़ती है, जबकि नाइट्रोजन नीला और बैंगनी रंग पैदा करती है। तो असल में ये खूबसूरत लाइट्स जो दिखती हैं आसमान में, वो पृथ्वी के इसी अदृश्य कवच का नतीजा हैं। कमाल है। मतलब वो रंगीन पर्दे असल में हमारे वायुमंडल की गैसों और सूरज से आए कणों का टकराव है। बिल्कुल। ये सोचना ही अद्भुत है। और इन्हें ऑरोरा बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस क्यों कहते हैं? कुछ फर्क है? ये बस उनके दिखने की जगह पर निर्भर करता है। उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसे ऑरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। अच्छा। और दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर में, इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या सदर्न लाइट्स कहते हैं। प्रक्रिया वही है, बस नाम अलग अलग हैं। समझ गए। तो हमने देखा कैसे सूर्य की ऊर्जा आसमान में रंग बिखेरती है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का असर सिर्फ आसमान तक ही नहीं है, वो हमारी पृथ्वी के विशाल समंदरों पर भी सीधा प्रभाव डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है ज्वार भाटा से, टाइड्स, समुद्र के पानी का दिन में 2 बार ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना। मैंने सुना है इसमें चांद का बड़ा हाथ है, पर थोड़ा यकीन करना मुश्किल होता है कि इतनी दूर बैठा चांद इतने बड़े समंदर को कैसे हिला देता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। ज्वार भाटा जो है वो मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, मतलब ग्रेविटी के खिंचाव के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण? हाँ, देखिए, गुरुत्वाकर्षण हर चीज को खींचता है, लेकिन ठोस जमीन की तुलना में जो तरल पानी है वो ज्यादा आसानी से खिंच जाता है। तो जब चांद पृथ्वी के किसी हिस्से के ठीक ऊपर या सबसे करीब होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण उस हिस्से के समुद्री पानी को अपनी ओर खींचता है। इससे पानी का स्तर ऊपर उठ जाता है। इसी को हम हाई टाइड या ज्वार कहते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर चांद सामने वाले पानी को खींचता है तो दिन में 2 बार ज्वार क्यों आता है? चांद तो मोटे तौर पर 24 घंटे में एक ही बार सिर पर होता है ना? बहुत बढ़िया सवाल है ये थोड़ा सा पेचीदा लगता है। चांद सिर्फ अपने सामने वाले पानी को ही नहीं खींचता, वो पूरी पृथ्वी को भी अपनी ओर खींचता है। अच्छा। अब सोचिए, पृथ्वी के जिस हिस्से पर चांद है वहां का पानी ऊपर उठा, ठीक है? हाँ। लेकिन पृथ्वी के ठीक दूसरी तरफ वाले हिस्से का क्या? चांद पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन उस दूर वाले हिस्से का पानी थोड़ा पीछे रह जाता है।
क्योंकि उस पर चांद का खिंचाव सबसे कमजोर है। ओह। इस वजह से वहां भी पानी का एक उभार बन जाता है और वहां भी ज्वार आ जाता है। इसीलिए लगभग हर 12 घंटे 25 मिनट में एक ज्वार आता है। कमाल है। और आपने कहा था सूर्य का भी इसमें कुछ रोल होता है? हाँ, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी असर डालता है, हालांकि चांद की तुलना में थोड़ा कम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, तब चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में काम करता है। अच्छा। इससे खिंचाव और ज्यादा मजबूत हो जाता है और ज्वार सामान्य से ज्यादा ऊंचे उठते हैं। इन्हें स्प्रिंग टाइड कहते हैं। स्प्रिंग टाइड? हाँ, सोचिए इतनी दूर बैठा चांद और उससे भी कहीं ज्यादा दूर बैठा सूरज मिलकर हमारे विशाल समंदरों को रोजाना खींचकर उठा देते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण की छिपी हुई ताकत का जीता जागता सबूत है। वाकई हैरत अंगेज है ये गुरुत्वाकर्षण का खेल। अब आसमान की तरफ फिर से लौटते हैं, लेकिन इस बार रात के आसमान की ओर। वो टूटते तारे, शूटिंग स्टार्स देखना किससे पसंद नहीं? हाँ बिल्कुल। हम अक्सर उन्हें देखकर मन्नतें मांगते हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि ये शायद दूर के तारों के टुकड़े हैं जो गिर रहे हैं, पर हमारे स्रोत कुछ और कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम और कह सकते हैं रोमांटिक ख्याल है, लेकिन वैज्ञानिक हकीकत थोड़ी अलग है। जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं ना, उनका तारों से कोई लेना देना नहीं है। अरे? असल में ये अंतरिक्ष में तैरते हुए धूल के कण या छोटी चट्टानें होती हैं। उल्कापिंड कहते हैं इनको, मीटियोराइट्स। ज्यादातर ये किसी धूमकेतु मतलब कॉमेट के पीछे छूटी हुई धूल होती है, या फिर क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स के टूटने से बने टुकड़े। तो यह अंतरिक्ष का कचरा हुआ एक तरह से। फिर ये चमकता क्यों ऐसे? जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए इन धूल या चट्टानों के किसी झुंड के पास से गुजरती है, तो ये टुकड़े बहुत ही तेज रफ्तार से, कई बार 50-70 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे वायुमंडल में घुस आते हैं। इतनी तेज? हाँ, इतनी तेज गति पर हवा के कणों से जबरदस्त रगड़ होती है, फ्रिक्शन। इससे ये उल्कापिंड इतने गर्म हो जाते हैं कि जल उठते हैं और हमें आसमान में एक चमकदार धारी की तरह दिखाई देते हैं। इसी चमक को हम उल्का या मीटियोर कहते हैं। ओह! तो ये दरअसल अंतरिक्ष के कंकड़ पत्थर हैं जो हमारे वायुमंडल में जलकर राख हो जाते हैं, ना कि कोई टूटता हुआ तारा। ओह, तो अगली बार टूटता तारा देखकर मन्नत मांगने से पहले ये याद रखना होगा कि वो बस एक जलता हुआ पत्थर है। बिल्कुल। कभी-कभी तो एक रात में ढेरों दिखते हैं, जैसे बारिश सी हो रही है उनकी। हाँ, उसे उल्का वृष्टि या मीटियोर शावर कहते हैं। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल के बहुत घने बादल से होकर गुजरती है। अच्छा। क्योंकि ये सारे कण एक ही स्रोत से आ रहे होते हैं और लगभग समानांतर पथ पर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वे आकाश में एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। उस बिंदु को रेडिएंट कहते हैं। दिलचस्प। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते हैं। कंपास हमेशा उत्तर दिशा क्यों दिखाता है? और मैंने स्रोतों में पढ़ा कि पृथ्वी के असल में 2 उत्तरी ध्रुव है। ये कैसे हो सकता है? एक ही ग्लोब पर 2 नॉर्थ पोल। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है पहली बार में। पृथ्वी के 2 तरह के उत्तरी ध्रुव हैं। 2 तरह के? हाँ, पहला है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ये वो बिंदु है जिसके चारों ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये नक्शों पर सबसे ऊपर होता है और इसकी जगह फिक्स है। ठीक है, ये तो समझ आता। दूसरा कौन सा है? दूसरा है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। हमारी पृथ्वी जो है वो अंदर से एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है। इसके अंदर पिघले हुए लोहे की गति से एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जो हमें अंतरिक्ष के विकिरण से भी बचाता है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव वो जगह है जहां ये चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली होता है और कंपास की सुई इसी की तरफ खींचती है। अच्छा। कंपास खुद एक छोटा सा चुंबक होता है, इसलिए वो पृथ्वी के बड़े चुंबक के साथ अलाइन होने की, मतलब सीध में आने की कोशिश करता है। तो कंपास हमें भौगोलिक उत्तर नहीं बल्कि चुंबकीय उत्तर दिखाता है। बिल्कुल। और क्या ये दोनों ध्रुव एक ही जगह पर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे दिलचस्प बात है। भौगोलिक ध्रुव तो स्थिर हैं, लेकिन चुंबकीय उत्तरी ध्रुव लगातार अपनी जगह बदल रहा है। क्या बदल रहा है? हाँ, पिछले कुछ दशकों में तो इसकी खिसकने की रफ्तार काफी तेज हो गई है। ये कनाडा के आर्कटिक से साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है। हाँ। अगर ये इतनी तेजी से बदल रहा है, तो क्या इसका असर हमारी नेविगेशन तकनीक जैसे जीपीएस या विमानों के नेविगेशन पर नहीं पड़ेगा? हाँ,
बिल्कुल पड़ता है। वैज्ञानिकों और नेविगेशन सिस्टम्स को इस बदलाव का ध्यान रखना पड़ता है और अपने मॉडल्स को लगातार अपडेट करना पड़ता है। ये दिखाता है कि पृथ्वी एक स्थिर गोला नहीं है, बल्कि एक डायनामिक, मतलब एक बदलता हुआ ग्रह है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिसकी चर्चा आजकल हर तरफ है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये पृथ्वी के लिए जरूरी भी है और खतरनाक भी। ये क्या पहेली है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो असल में एक बिल्कुल प्राकृतिक और जीवन के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया है। जरूरी कैसे? हमारे वायुमंडल में कुछ खास गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4 और जलवाष्प, वाटर वेपर। ठीक है। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। इनका काम एक कंबल जैसा है। कंबल जैसा? हाँ, ये सूरज से आने वाली गर्मी को सोख लेती हैं और उसे पृथ्वी की सतह के पास रोक कर रखती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है। तो ये तो अच्छी बात हुई, इसके बिना तो हम जम जाते। बिल्कुल। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान शायद -18 डिग्री सेल्सियस होता। बहुत ठंडा, मतलब सब कुछ बर्फ से ढका होता। इसी प्रभाव की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन पनप सका है, क्योंकि ये ग्रह को रहने लायक गर्म रखता है। तो फिर समस्या कहाँ है? हम ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की बात क्यों करते हैं? यहीं कहाँ से पेंच फंसता है? समस्या तब शुरू होती है जब इन ग्रीन हाउस गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है। मानवीय गतिविधियां, खासकर कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन, मतलब फॉसिल फ्यूल्स का जलना और जंगलों की कटाई, इन गैसों की मात्रा को वायुमंडल में बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। ये अतिरिक्त गैसें कंबल को और मोटा कर देती हैं, जिससे वो ज्यादा गर्मी रोकने लगती हैं। इसी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा। तो जैसा स्रोत बताते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ना चिंता का विषय है। ये अच्छी चीज की अति वाला मामला है। समझ गई। मतलब प्रकृति का बनाया सिस्टम तो ठीक था, हमने उसमें गड़बड़ कर दी है। हाँ, कुछ ऐसा ही। चलिए, अब प्रकृति के एक और चकित करने वाले रूप की बात करते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो खुद अपनी रोशनी पैदा करते हैं, जैसे रात में चमकने वाले जुगनू या गहरे समुद्र में रहने वाले कुछ अजीब से जीव। ये अपनी लाइट खुद कैसे बना लेते हैं? इस कमाल की क्षमता को जैव दीप्ति कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ, ये अंधेरे में चमकने वाले जीव असल में अपने शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं, एक केमिकल जिसे लूसीफेरिन कहते हैं और एक एंजाइम जिसे लूसीफरेज कहते हैं। लूसीफेरिन और लूसीफरेज। बिल्कुल। जब ये दोनों ऑक्सीजन की मौजूदगी में मिलते हैं तो रिएक्शन होता है और ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है, बिना ज्यादा गर्मी पैदा किए। कोल्ड लाइट। यानी ये जीव अपनी खुद की केमिकल लाइट बल्ब लेकर घूमते हैं। प्रकृति की इंजीनियरिंग कमाल की है ना? पर ये रोशनी उनके किस काम आती है, खासकर गहरे समुद्र के अंधेरे में जहां कुछ दिखता ही नहीं? इसके कई उपयोग हो सकते हैं। जैसे जुगनू, वो इसका इस्तेमाल अपने साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। हाँ, वो तो देखा है। गहरे समुद्र में जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, कुछ जीव इसका इस्तेमाल शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए करते हैं। जैसे एंगलर फिश का सिर पर एक चमकता हुआ चारा लटका होता है। अच्छा। कुछ जीव शिकारियों को डराने या उनका ध्यान भटकाने के लिए अचानक रोशनी छोड़ते हैं, और कुछ शायद आपस में बात करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हो। कमाल है। ये प्रकृति के रसायन शास्त्र का एक जीता जागता चमकता हुआ उदाहरण है। वाकई अविश्वसनीय। और अब अंत में उस चीज की बात करते हैं जो शायद ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे डरावनी चीज है, ब्लैक होल। हाँ, ब्लैक होल। मैंने सुना है कि इनका खिंचाव इतना जबरदस्त होता है कि रोशनी तक को निगल जाते हैं। ये सच है? ये बिल्कुल सही है। ब्लैक होल कोई खाली जगह या छेद नहीं है जैसा नाम से लगता है, बल्कि ये तब बनता है जब कोई बहुत बहुत विशाल तारा, मतलब सूरज से कई गुना बड़ा तारा, अपनी जिंदगी के आखिर में अपना सारा ईंधन जला चुका होता है। अच्छा। तो वो अपने ही जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की तरफ सिकुड़ना, मतलब कोलैप्स होना शुरू कर देता है, और इतने छोटे से हिस्से में सिमट जाता है कि उसकी घनत्व, उसकी डेंसिटी अकल्पनीय रूप से बढ़ जाती है। और इस सिकुड़ने से क्या होता है? इससे एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी चीज, चाहे वो ग्रह हो, तारा हो, या यहां तक कि प्रकाश, लाइट, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज है, वो भी इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। इसके चारों ओर एक सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज या इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार कोई चीज इस सीमा के पार चली गई तो उसका वापस आना नामुमकिन है। ओह। इसीलिए हम उन्हें सीधे देख नहीं सकते,
क्योंकि उनसे कोई रोशनी हम तक पहुंच ही नहीं पाती। अगर देख नहीं सकते तो हमें पता कैसे चलता है कि ये हैं? क्या ये सिर्फ कहानियां तो नहीं? नहीं, कहानियां नहीं है। हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते, ये सही है, लेकिन उनके आसपास की चीजों पर उनके जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के असर को हम देख सकते हैं। जैसे अगर कोई तारा किसी अदृश्य चीज के चारों ओर बहुत तेजी से घूम रहा है, तो वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अदृश्य चीज एक ब्लैक होल है। या जब कोई गैस ब्लैक होल में गिर रही होती है, तो वो बहुत ज्यादा गर्म होकर एक्सरे छोड़ती है, जिसे हमारे टेलीस्कोप पकड़ सकते हैं। अच्छा, ऐसे पता चलता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि इस इवेंट होराइजन के अंदर ब्लैक होल के एकदम केंद्र में, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, वहां क्या होता है? सिंगुलैरिटी? हाँ, क्या वहां भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं? ये आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। वाह, आज हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया। आसमान में नाचती ऑरोरा की चमक से लेकर समंदर को उठाने वाले ज्वार भाटा तक। हाँ, रात में जलते उल्काओं से लेकर पृथ्वी के भटकते चुंबकीय ध्रुव तक, जीवन देने वाले ग्रीन हाउस प्रभाव से लेकर खुद रोशनी बनाने वाले जीवों तक, और आखिर में ब्रह्मांड के इन अदृश्य दानवों ब्लैक होल तक, इन स्रोतों ने वाकई कई परतें खुली। हाँ, और ये सब दिखाता है कि ब्रह्मांड कितने व्यवस्थित और नियमों से बंधे हुए तरीके से काम करता है, भले ही वो नियम हमारी रोजमर्रा की समझ से कितने ही परे क्यों ना हो। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है? मेरे लिए तो ये साफ है कि हमारा ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से जटिल है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अंतहीन आश्चर्यों से भरे हुए हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानना बाकी है। बिल्कुल सही कहा। इन स्रोतों से मिली जानकारी हमें प्रकृति और ब्रह्मांड को चलाने वाले जो मूल सिद्धांत हैं, उनकी एक झलक देती है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इनमें से हर एक घटना, चाहे वो पृथ्वी के वायुमंडल में हो, समुद्र की गहराई में हो, या अरबों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में, शायद किसी गहरे अनदेखे तरीके से आपस में जुड़ी हुई है। अच्छा। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व, प्रकाश, पदार्थ, ये सब एक ही विशाल पहेली के टुकड़े हो सकते हैं। इन गहराते संबंधों को पूरी तरह समझने की खोज ही विज्ञान को रोमांचक बनाती है। कौन जाने अगली बड़ी वैज्ञानिक खोज इन अलग अलग दिखने वाले रहस्यों के बीच किस नए अनपेक्षित कनेक्शन को उजागर कर दे और ब्रह्मांड की हमारी समझ को